और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब बात करेंगे 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस के परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के गठजोड़ ने जन आकांक्षाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से डबल आर का सिंडिकेट चल रहा है। एक तेलंगाना को लूटता है तो दूसरा दिल्ली में कलेक्ट करता है। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंबानी, अदानी से चुनाव के दौरान क्या गठजोड़ किया है। तो प्रधानमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि डबल आर का सिंडिकेट चल रहा है और करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है कांग्रेस और बीआरएस। हम जानते हैं कि चौथे चरण में तेलंगाना की सभी सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री करीमनगर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से पूरे तेलंगाना में डबल आर का सिंडिकेट चल रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर हैं और करीमनगर के एक मंदिर में प्रधानमंत्री ने वहां पूजा अर्चना की। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी ने श्री राज राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन किए। मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कराई। वहीं मंदिर के बाहर मौजूद लोगों का पीएम मोदी ने अभिवादन भी स्वीकार किया। तो प्रधानमंत्री तेलंगाना के जिस राज राजेश्वर स्वामी मंदिर में गए थे, मुझे लगता है कि इसके बारे में भी आपको जानने की जरूरत है और अगर कभी आपको मौका मिले तो जरूर इस मंदिर में जाइए, वहां पूजा अर्चना कीजिए। कुछ इतिहास आपको हम बता दें इस मंदिर के बारे में। इस ऐतिहासिक मंदिर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। काशी उत्तर भारत, लेकिन दक्षिण भारत का काशी भी इस मंदिर को कहा जाता है। श्री राज राजेश्वर मंदिर तेलंगाना में सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। काफी मशहूर और काफी प्रसिद्ध ये हिंदू मंदिर है। मंदिर तेलंगाना के करीमनगर जिले के वेमुलावाड़ा में स्थित है। साथ ही साथ ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं
और ये भी मंदिर जो है वो शिव को ही समर्पित है। मंदिर को 750 से 973 ईस्वी के बीच चालुक्य राजाओं ने बनवाया था और श्री राज राजेश्वर मंदिर अपनी वास्तुकला की भव्यता के लिए काफी प्रसिद्ध। आप देख सकते हैं, हमने जो इमेज यहाँ पे लगाई है। साथ ही साथ राज राजेश्वर में भगवान शिव को नीला लोहिता शिवलिंगम के रूप में भी पूजा जाता है। नीला लोहिता शिवलिंगम। लिंग पुराण में भगवान के नील लोहिता स्वरूप का भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो मंदिर में शैव पूजा के साथ साथ वैष्णव पूजा भी होती है। तो ये हमने आपको बताया राज राजेश्वर स्वामी मंदिर के बारे में। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइए। प्रधानमंत्री ने आज यहाँ जाकर पूजा अर्चना की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर वहाँ पे मौजूद हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इस मंदिर में गए, वहाँ पूजा अर्चना की, अगले चरण में यानी कि चौथे चरण में वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये जो मंदिर है वो उनका एक अपना पर्सनल विजिट था जिसमें वो गए और उन्होंने वहाँ के दर्शन किए। और ये दर्शन भी उनकी काशी, अब दक्षिण का काशी आपने उनको बताया। साथ ही साथ राजन्ना के नाम से भी वो मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। पुराने जो पुरातन जो चला रही परंपरा चली आ रही है उसमें कहा जाता है कि सूर्यदेव को यहाँ से विकलांगता से मुक्ति मिली थी और इंद्रदेव को यहाँ से जो है ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। तो ये एक मुक्ति का द्वार भी है जहाँ पर तमाम जो दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बड़ी आस्था है लोगों की, तो दूर दूर से चलकर वहाँ पर आते हैं। कोलो मुट्टू करके यहाँ की परंपरा भी है जिसमें कि बैल को जो है वो भोजन कराया जाता है, चारा खिलाया जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है। तो वो भी एक अपने सांस्कृतिक एक धरोहर है देश की। और उसी से आत्मसात होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दर्शन किए और सुबह सुबह वो यहाँ पर सबसे पहले आए और उन्होंने जिस प्रकार से दर्शन किए उनको देखने के लिए भी काफ़ी संख्या में जो दर्शनार्थी थे वो यहाँ पर आए हुए थे और वो भी काफ़ी मुग्ध हो गए उनको देखने के बाद, क्योंकि एक कनेक्ट दक्षिण से प्रधानमंत्री का रहा है और जो शैव मंदिर हैं उनसे भी प्रधानमंत्री का लगातार कनेक्ट रहा है, चाहे वो केदारनाथ की बात हो या फिर महाकाल लोक निर्माण की बात हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो। तो उसी का एक चरण आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से जब क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मीटिंग में भी यहाँ पर आए हुए थे, पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, तो उसके दर्शन करने के लिए भी वो यहाँ पर आए और एक अद्भुत वातावरण यहाँ पर था, काफ़ी अलौकिक वातावरण देखने को मिला। क्योंकि ये शिव लिंग के साथ साथ यहाँ पर राजराजेश्वरी माता जो कि लक्ष्मी रूप में भी यहाँ पर विराजमान है, गणेश यहाँ पर विराजमान है, इसलिए शैव और जो वैष्णव परंपरा है दोनों का यहाँ का पालन यहाँ पर किया जाता है। इसको हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है और चाहे वो महाशिवरात्रि का समय हो या फिर रामनवमी का समय हो या फिर कार्तिक मास का समय हो, यहाँ पर देखने वाली छटा होती है। काफ़ी अद्भुत नज़ारा है, काफ़ी आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आता है। तो लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति है और उसको भी नमन किया उन्होंने और साथ ही साथ जो प्रेम उनको लोगों के द्वारा मिला, दर्शनार्थियों के द्वारा मिला, उसको भी आत्मसात किया। और साथ ही साथ चूंकि वो शिव के परम भक्त हैं तो शिव को भी उन्होंने नमन किया और उसके बाद अपनी राजनीतिक यात्रा जो है उसकी शुरुआत की। ठीक है, ये तो चंद्रशेखर आपने धर्म और आध्यात्म की बात कही, लेकिन चूंकि आप तेलंगाना में मौजूद है, मुझे लगता है कि राजनीतिक बातें, चुनाव की बातें, उस पर भी सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि अगले चरण में वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। हमने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन 17 में से 4 सीटें हासिल हुई थी। प्रधानमंत्री लगातार हमने देखा कि पिछले 1-2 महीने से लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, चेन्नई हो, तमिलनाडु हो, लगातार दौरे पर हैं। क्या लगता है कि तेलंगाना में खासकर जिस तरह से चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात की जाए, उसमें भी हमने देखा कि बीजेपी का जो वोट शेयर है, जो वोट प्रतिशत है, वो बढ़ा है चुनाव में। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि पिछले चुनाव में 4 सीटें आई थी। क्या उम्मीद करें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? देखिए असीम, इसको आप करीमनगर की सीट से देखिए। करीमनगर की सीट में भी अगर विधानसभा की हम बात करते हैं तो कांग्रेस को 4 और बीआरएस को 3 सीटें मिली थी। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई। 2014 में बीआरएस के कैंडिडेट यहां से जीते थे। उसके पहले कांग्रेस की ये सीट मानी जाती थी और बीआरएस और कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ ये सीट मानी जाती थी। उस पर सेंध लगाई बीजेपी ने और वहां पर अपना जो है परचम 2019 के चुनाव में लहराया। और इन चुनाव में भी कुछ इस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिसमें जो मेन
जो कांग्रेस और बीआरएस हैं उनका वोटर जो है वो एक तरीके से सेम माना जाता है। तो ऐसे में जो सेंध लगाने वाली बात है, ये दोनों ही पार्टियां जो है वो आपस में क्योंकि सेम आधार पर चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसमें फायदा होता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस थी, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा की में उनकी सरकार बनी थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो बीजेपी के काम आ सकता है या बीआरएस के भी काम आ सकता है, क्योंकि जो 6 योजनाओं की, जो गारंटी योजनाओं की बात कांग्रेस ने की थी, उस पे भी कई सवाल लोगों के मन में है और उसका भी एक जो है डेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है कांग्रेस। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं, क्या कुछ पता चलता है, वो तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद